मैडम सोनिया गांधी ने एक एडिटोरियल लिखा है जिसमें खुल के उन्होंने भारत सरकार की निंदा की है नेशनल सिक्योरिटी जियो पॉलिटिक्स को लेके। उनका कहना है जो इजराइल और गाजा के अंदर चल रहा है उसके अंदर भारत क्यों चुप बैठा हुआ है। भारत लोन वॉइस ऑफ साइलेंस वो कह रही हैं ये मॉरली रिप्रेंसिबल है और नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। क्या है हमारा नेशनल इंटरेस्ट? पैलेस्तीन के साथ खड़े होने में या फिर इजराइल के साथ खड़े होने में? क्या है हमारा नेशनल इंटरेस्ट? जो लोग टेरर अटैक्स करते हैं, इजराइल पे टेरर अटैक हुआ था उनके साथ खड़े होने में, भारत टेरर अटैक्स का विक्टिम है, टेररिस्ट के साथ खड़े होने में, या जो अपनी राष्ट्र सुरक्षा के लिए कदम ले रहे हैं उनके साथ खड़े होने में, जो हमारे साथ यूनाइटेड नेशन में वोट करते हैं उनके साथ खड़े होने में, या जो हमारे अगेंस्ट हमेशा वोट करते हैं उनके साथ खड़े होने में? बहुत सारे इसके अंदर राष्ट्र सुरक्षा के पर्सपेक्टिव हैं। और इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बहुत बड़ी बात बोली कि किस तरह, वो बात में मैं थोड़ा लेट में आऊंगा क्योंकि उसमें मैसिव हंड्रेड्स ऑफ करोड़ इन्वॉल्व हैं इंडिया की पॉलिटिक्स को लेके, और वो एक बहुत बड़ा प्लान था जो आप पता है ट्रंप को बोलने की आदत है, वो बोल जाते हैं और वो बोल गए हैं। तो राष्ट्र सुरक्षा में क्या क्या जरूरी है, जो सोनिया गांधी कह रही हैं या जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, वो सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मेजर जनरल अनुज माथुर जी। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सर। तो सर पहले तो ये आर्टिकल का क्या है हमारी नेशनल सिक्योरिटी इजराइल और गाजा कॉन्फ्लिक्ट के अंदर? देखिए, एक बात मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि भारत की जो विदेश नीति है वो विदेश नीति बहुत ही परिपक्व और बहुत ही बैलेंस्ड है। वो भारत की विदेश नीति का मूल जो आधार है, मेरा मानना है वो मूल आधार है भारत के अपने इंटरेस्ट, जो राष्ट्र हित प्रथम के आधार पर हमारी विदेश नीति है। और उस विदेश नीति का एक सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। भारत वही करता है जो भारत सही समझता है, भारत वही करता है जो भारत के हित में होता है। अब मैं आपको गाजा और इजराइल के बारे में बताता हूं। देखिए, पहली बात, पहला प्रश्न, पहला जवाब मैं ये देना चाहता हूं कि क्या भारत चुप रहा? ये प्रश्न आप पूछिए, क्या भारत चुप रहा? भारत चुप नहीं रहा। जब पहली बार जब जब जैसे ये हमले हुए, जब चाहे वो इजराइल पे हो 7 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जो गाजा में हुआ या कहीं और भी हो रहा है, किसी भी विश्व के किसी भी कोने में भारत का बिल्कुल मत बिल्कुल साफ है कि ये आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य भारत को नहीं है। तो ये भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था। आज भारत का ये बिल्कुल क्लियर रुख है कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का है। ये बात हमारे प्रधानमंत्री 50 बार हर जगह कह चुके हैं, वो हमने क्लियर कर दिया। अब क्या हम चुप रहे? नहीं, हमने मानवीय सहायता भेजी, हमने उन फिलिस्तीनियों की मदद करी। ये भी पता है, दुनिया जानती है, दोबारा रिपीट करता हूं कि भारत बहुत कम ऐसे देशों में से है जिसने आज तक हमस तक को आतंकवादी संगठन घोषित करके उसको बैन करके नहीं रखा हुआ है। हमस के रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ हैं। तो भारत की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल क्लियर रही है, बिल्कुल चुप नहीं रहा है भारत इसके ऊपर। भारत ने साफ कहा है और भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल के अंदर जाकर के इजराइल के प्रधानमंत्री को कहा है कि किसी भी प्रकार का जो आतंकवाद है, चाहे इधर से हो या उधर से हो, वो सही नहीं है और वो स्वीकार्य नहीं है। उसके बाद हमने मानवीय सहायता वहां पर भेजी है। अगर आपको याद हो, जब गाजा पर हमले हुए थे तो जो शुरुआती दौर में जो वो पहुंचे थे वहां पर मानवीय सहायता, उसमें भारत का बहुत बड़ा साथ था। मैं आपको बता सकता हूं, हमारे यहाँ के लोगों ने वहां पर जान दी है। हम ये भी आपको समझने की जरूरत है, ये पता काफी लोगों को नहीं मालूम है। नाम बता सकता हूं मैं ऐसे जिन लोगों ने। तो वो तीसरी बात, भारत हमेशा से टू स्टेट सॉल्यूशन का पक्षधर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने ये बात अक्सर बताई है कि ये टू स्टेट सॉल्यूशन है, फिलिस्तीन की स्वतंत्रता का भी हक है और इजराइल को सुरक्षा का हक है। ये हमारा स्टैंड है। तो मेरा ये, अगर कोई इस बात किसके बाद भी ये कहता है कि भारत शांत है और भारत चुप है और ये पता नहीं व्हाट वर्ड शी यूज्ड, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। मैं ये बात मानता हूं। ये जो ये एग्जैक्ट वर्ड, वर्ड किया, ये जो एग्जैक्ट हाँ वर्ड किया मैं वो डालता हूँ, मॉरली रिप्रेंसिबल बोला जा रहा है और हाँ इनएक्सप्लिकेबल फ्रॉम नेशनल इंटरेस्ट पर्सपेक्टिव।
तो सर मेरे दो सवाल छोटे। पहला, फिर आपके अनुसार या लैक ऑफ नॉलेज है ये, या क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स का रीजन है कि बहुत देर तक भारत की इजराइल की पॉलिसी भारत के अंदर ये मानते हुए कि एक वोट बैंक नाराज हो जाएगा उसके अधीन रही है और आपने खुल के बैटिंग नहीं की, भारत के नेशनल इंटरेस्ट में हो भी तब भी नहीं की कि डोमेस्टिकली भैया वोट बैंक पॉलिटिक्स है, नाराज हो जाएगा, एक वीटो चलता है जो वीटो इजराइल के खिलाफ है। पाकिस्तान खुल के कहता है हम इजराइल को देश ही नहीं मानते, उनकी पॉलिसी बहुत क्लियर है, पासपोर्ट पे उनकी पॉलिसी बहुत क्लियर है, और वही बात लोग भारत में भी बेचने की या वोट बैंक से डरने की वजह से या फिर वोट बैंक को खुश करने की वजह से। तो हाउ डू यू सी व्हाई दिस एडिटोरियल has come out? Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. देखो, मैं इसका बिल्कुल एक लाइन में बिना किसी हेबिटेशन के मैं ये बताना चाहता हूं कि ये वोट बैंक कंसोलिडेशन की बात है। ये इस प्रकार की बात, इस प्रकार का आर्टिकल जब बांग्लादेश में भारत हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे तब कहां था? कोई भी दुनिया की किसी भी कोने में कोई भी चीज, जब मदुरो को अमेरिका ने उठाया रात के 3 बजे उसके घर में जाकर के, और उसको एक देश का राष्ट्रपति, सही है गलत है चोर है कुछ भी है, लेकिन राष्ट्रपति है एक देश का, तो उस देश के राष्ट्रपति को उठाया, उस समय इस प्रकार का आर्टिकल कहां था? यूक्रेन पर लगातार हमले हो रहे हैं, वहां उस समय आर्टिकल ये कहां पर है? ये बिल्कुल एकमात्र, इसका एकमात्र जो इसका उद्देश्य है वो अपने वोट बैंक को साधना, वोट बैंक कंसोलिडेशन, इस बात को मैं कहता हूं, और ये वोट बैंक कंसोलिडेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये वोट बैंक के लिए ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़े कर सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे क्वेश्चन मार्क खड़े कर सकते हैं, बालाकोट की एयर स्ट्राइक पे क्वेश्चन मार्क्स खड़े कर सकते हैं, किसी भी चीज पे प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है अपने वोट बैंक कंसोलिडेशन के हिसाब से। दूसरा क्या होता है कि जब उनको लगता है कि शायद उनका अपना आधार फिसल रहा है, और कब फिसल रहा है, कैसे? क्योंकि जिस प्रकार की स्टैंड भारत ने ली है, मेरा यह मानना है कि आम भारतीय उस स्टैंड से बहुत खुश है कि हम किस प्रकार से एक बहुत परिपक्वता के साथ एक अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाते हुए पूरी दुनिया के साथ हैं। आज आप देखिए, भारतवर्ष का इस पूरे संघर्ष के दौरान अकेला राष्ट्र दुनिया का ऐसा है जिसका इजराइल के साथ संवाद है, ईरान के साथ संवाद है, सऊदी अरब, पश्चिमी एशियाई देशों के साथ संवाद है, अमेरिका के साथ संवाद है, रूस के साथ संवाद है, जेलेंस्की के साथ संवाद है, मलेशिया के साथ संवाद है, इंडोनेशिया के साथ संवाद है। ये भारत की जो बहुत शक्तिशाली विदेश नीति, मेरा मानना है, उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और ये आज हम अमेरिका के रणनीतिक सलाहकार नहीं, रणनीतिक पार्टनर हैं, ये समझने की हमको जरूरत है। हम रूस के साथ अपने एक पुराने रिश्तों को बनाए रखे हुए हैं। हम एकमात्र दुनिया के देश हैं जो रूस से भी S-400 खरीद रहा है, फ्रांस से राफेल खरीद रहा है, चिनूक अमेरिका से ले रहा है, इजराइल से हम कितनी चीजें खरीद रहे हैं। इजराइल के साथ हमारा जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो बहुत 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 एडवांस्ड है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये अंतर देखने की आवश्यकता है। मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं, कौन सही है कौन गलत है उसके बारे में बात अलग से करेंगे, लेकिन अंतर देखिए, हर फोरम पर इजराइल ने भारत का समर्थन किया है। 1962 के युद्ध में भारत के साथ इजराइल खड़ा था। 1971 में इजराइल ने पूरा शिप लोड वर्थ ऑफ इक्विपमेंट भारत के लिए भेजा, जो कि कहीं ईरान की तरफ जा रहा था, उसको डाइवर्ट करके भेजा। वो भी तब जबकि
अमेरिका भारत के खिलाफ था। अमेरिका ने भारत में 7th फ्लीट को ला करके बे ऑफ बंगाल में खड़ा कर दिया था। बावजूद उसके इजराइल ने भारत की मदद करी। इजराइल ने 1999 में भारत की मदद करी। इजराइल ने जब गलवान हुआ उसके बाद भारत की पूरी पूरी मदद करी। 1999 में जीपीएस सिस्टम्स, आप लोगों को बहुत चीजों की आवश्यकता थी, क्योंकि उस समय हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी नहीं थे और हर चीज अब हमारे पास थी भी नहीं। तो ये मेरा मानना है कि इजराइल हमारा एक बहुत जबरदस्त और ट्रस्टेड साथी है, और हर अंतरराष्ट्रीय मंच में कोई भी भारत का मुद्दा हो, कश्मीर से लेकर के पाकिस्तान से लेकर के कहीं से भी कहीं तक, इस एक देश ने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। अब कॉन्ट्रास्ट में देखिए कि जो अली खामनेई थी, उनके विचार, उनके अपने विचार हैं, उनके विचार कश्मीर के में भारत के खिलाफ थे। इंडो पाक जब युद्ध होता है तो भारत के खिलाफ होते हैं। तो इस प्रकार की तमाम चीजें, बावजूद उसके हमारा ईरान के साथ बहुत बेहतर रिलेशनशिप है। हम चाबार पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं। हमारा व्यापारिक संबंध ईरान के साथ बना हुआ है, उसको हम नहीं छोड़ रहे हैं। तो भारत की जो विदेश नीति है, ऑल अलाइनमेंट की विदेश नीति है, और भारत की विदेश नीति बिल्कुल सही राह पे चल रही है। और इसके ऊपर इसके कॉन्ट्रास्ट में आप देखिए कि कई सारे विदेश नीति के फेलियर्स पुरानी सरकारों के दौरान हुए हैं। कि कोई भी चीज फुल प्रूफ नहीं हुआ करती, लेकिन मेरा यह मानना है कि आज की जो भारत की विदेश नीति है बहुत परिपक्व, बैलेंस्ड और बहुत ही बेहतर है भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए। सर, आपने इतने लंबे एक्सपीरियंस से इतने उदाहरण देके बताया कि किस तरह रियल टाइम में जब भारत वॉर्स लड़ रहा था तब इजराइल साथ खड़ा था। अब जब इजराइल पे टेरर अटैक होता है हमास का, उसके बाद वो कुछ स्टेप्स लेता है उसके लिए, उस पर भी जैसे आप बता रहे हैं भारत ने जितना बोलना चाहिए था उतना बोल दिया। पर जब खड़ा होना है तो आपको ये भी देखना है किसके साथ खड़ा होना है। तो नेशनल इंटरेस्ट में हु बेटर देन यू टू स्पीक के भारत नेशनल इंटरेस्ट में सही कदम ले रहा है। सर, मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ के एक और इशू पे आऊंगा, क्योंकि आज सडनली राजनाथ सिंह जी की एज द डिफेंस मिनिस्टर रेजिग्नेशन मान ली गई है। क्यों? वो कह रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में जो डेथ्स हुई थी उस पे इंसल्ट किया गया है, क्योंकि जो वो डेथ्स थी उसको नाम पब्लिक करने में 13 महीने लगा दिए। जबकि सरकार कह रही है कि ये जो डेथ्स थी वीरगति को प्राप्त हुए मिलिट्री पर्सनल, वो 7 to 10 के बीच में 2025 में कभी नहीं हाइड किया गया था। इनफैक्ट प्रेस ब्रीफिंग्स हुई थी। पर मैं दूसरी बात देता हूँ सर, इससे एक जोड़ते हुए सवाल है मेरा। आपने देखा है कि ईरान यूएस वॉर में कितने यूएस के बेस्ट प्लेन्स उड़ गए, एक दिन में ही 3 उड़ गए थे, जिसको वो कह रहे थे अरे डोमेस्टिकली एक्सीडेंट हो गया। भारत में इतना शोर मच जाता है अगर रफाल पे कुछ अलेजेडली हो जाए, एक गिर जाए, whereas यूएस रिकॉग्नाइजेस वॉर में मिलिट्री इक्विपमेंट गिरेगा, वॉर के अंदर कुछ लॉसेस होंगे। तो भारत में हमने लॉस को एक नैरेटिव बनाने के लिए, रेजिग्नेशंस मांगने के लिए, रफाल क्यों गिरा, यूएस के इतने प्लेन, कुछ लोग बोलते हैं 30-40 गिर चुके हैं, कोई बात ही नहीं करता। वहां की ऑपोजिशन भी इस बात को तो नहीं करती कि प्लेन क्यों गिर गया। देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता दूं, मैं सैनिक हूं, मेरा लगभग 4 दशक का सेना का अनुभव है। मैं आपको बता सकता हूं कि कोई भी जब युद्ध होता है वो एक तरफा कभी भी नहीं हो सकता। जब आपने 13 दिन में बांग्लादेश को निकाल के अलग देश बना दिया था, तब भी 3-4 हजार जाने आपकी गई थी। तब तो किसी ने किसी मंत्री का रेजिग्नेशन नहीं मांगा। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि डीजीएमओ ने 10 मई को जो उनकी प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसमें इनको एक्नॉलेज किया गया है। जो 6 लोग हमारे बिल्कुल इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। ये इशू बनाया जा रहा है, मेरा मानना यह है कि इशू बनाया जा रहा है, और इसको कोई इसमें मुझे तथ्य नजर नहीं आ रहा जरा सा भी। इस बात को माना गया है, और ये मैं आपको डीजीएमओ के वर्ड्स टू द इफेक्ट बता सकता हूं क्या उन्होंने कहा था। कोई भी चीज ऐसी नहीं है। आप ये देखिए, आपके जो सीडीएस ने वहां जाकर के सिंगापुर में कहा है, हर जगह हर बार हमने इस बात को एक्नॉलेज किया है। हमने अपने लॉसेस, कैसे हो सकता है कि आप एक इतनी बड़ी सेना से, उनकी भी 6-7 लाख की सेना है,
उससे आप युद्ध कर रहे हैं और आप तो मारते चले जाएं, 100 आदमी आप एक दिन में मार लें और वो आपके ऊपर खनौच भी नहीं लगे, ये संभव नहीं है। ये हमने देख लिया क्लियरली यूक्रेन के युद्ध में कि किस प्रकार से रूस जैसी महाशक्ति को कितने नुकसान हुए हैं। वो यूक्रेन, उसने रूस के 20-25 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को एक ड्रोन अटैक में इकट्ठे तबाह बर्बाद कर दिया। वहां किसी ऑपोजिशन ने खड़े होकर के नहीं पूछा, वहां किसी उनके पूर्व मुख्यमंत्री ने यही नहीं कहा कि भारत तो युद्ध पहले दिन ही हार गया था। देखिए, ये बात भी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक कंसोलिडेशन से के ऊपर आधारित है। अब इसमें वोट बैंक कौन सा कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस चीज को साधने का प्रयास कर रहे हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर हो या बालाकोट हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसकी वजह से शायद सरकार की ओर सरक रहा था, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन चीजों को नेगेटिवली दिखा करके, ये बता करके कि शायद सरकार कहीं ना कहीं झूठ बोलने का प्रयास कर रही है। कोई भी झूठ एक भी बार नहीं बोला गया, पूरी चीजों को एक्नॉलेज किया गया है। मैं आपको बता सकता हूं, मैंने एक ऐसे उसमें पार्टिसिपेट किया है जिसमें एक एयरफोर्स का जो इन 6 में से एक व्यक्ति है, उसके एनओके को, नेक्स्ट ऑफ किन को सम्मानित किया गया है। अगर आप किसी के एनओके को सम्मानित कर रहे हैं और फिर आप ये कहते हैं कि भाई इनको तो डिक्लेयर ही नहीं किया, तो ये बहुत ज्यादा, ये सेल्फ डिफीटिंग जो आप चाह आर्गुमेंट रहे है। हैं कि मतलब ओपनली पब्लिकली, जैसे आप भी जब जा रहे हैं तो जो भी कंसर्न है, मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, फॉर्मर ऑफिसर्स हैं, पूरा सम्मानित का जो कार्यक्रम था वो पब्लिकली हुआ है, कोई ऐसा हिडन चीज तो है नहीं सर उस तरह कोई से? इसमें संदेह नहीं है। देखिए, भारत, एक तो मैं आपको एक दो चीजें बताता हूं। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो आर्म मिलिट्री के सिस्टम्स होते हैं वो अलग होते हैं। आप अपनी जो कैंपेन्स हैं, जो वॉर्स हैं, उनको डिक्लासिफाई करने में दिन घंटे नहीं, बरसों लगते हैं। 1948 की जो वॉर स्टोरीज हैं वो डिक्लासिफाई 70 के दशक में आकर के हुई थी। कोई भी ये नहीं कहता। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की इतनी पिटाई हुई है, फिर भी वो एक भी आदमी, पाकिस्तान का पक्ष हो, विपक्ष हो, क्रांतिकारी हो या जिहादी हो, कोई भी उनसे ये प्रश्न नहीं कर रहा कि भाई आपके कितने गिरे। हमारे अंदर ये परेशानी है, और ये परेशानी सिर्फ इसलिए है कि पहली बात, किसी दूसरे को क्रेडिट ना मिले ताकि वो पॉलिटिकली एडवांटेज में ना रहे। दूसरी बात, जो अपना वोट बैंक है उनको हम कंसोलिडेट कर पाए किसी ना किसी प्रकार से, ये प्रकार। और इस विषय का आज निकल करके आना, इसका कोई मतलब मेरे हिसाब से नहीं है। ये पता है क्यों हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। ये इसलिए हो रहा है, आपने देखा होगा कि एक बड़ा भारी इशू सोशल मीडिया में और चल रहा है कि प्रधानमंत्री वहां नहीं जा रहे जनाजे में, ये वो 50 चीजें। इस चीज का ईरान की एकमात्र बात कर रहे जवाब, हैं सर एक, आप? ईरान की बात हाँ कर रहे हाँ, वही बता रहा हूं मैं। तो उसका एक लाइन का जवाब है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, बस। ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, इनको आप डायरेक्टली रिलेट करिए उत्तर प्रदेश में होने वाले इलेक्शन, जो कि आज से 8 या 9 महीने के बाद होने वाले हैं। तो वहां पर जिस तरह से हरकत एकदम से बढ़ी है, तो वो हर एक व्यक्ति ये चाह रहा है कि वो शायद इसका वोट को साध ले, उस वोट को साध ले, यहां से ये कर ले, वहां से वो कर ले। और मुझे नहीं लगता इसमें कोई चीज है। इनका किसी ने कोई नहीं छुपाया। और कोई ये कहना कि रक्षा मंत्री ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारी कोई क्षति नहीं हुई है, वो कुछ और उसका मतलब था। जब राफेल पे आप सवाल उठा रहे थे, उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि कोई हमारी क्षति नहीं हुई है। आपके डीजीएओ ने जो हमने कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें साफ बताया था। मैं आपको बताता हूं, देखिए, उनसे पूछा कि कितने हमारे लोग शहीद हुए हैं, तो उसने जवाब दिया, ऑल माई पायलट्स आर बैक। इसका क्या मतलब होता है कि हम जहाज वहां छोड़ करके आ गए? पहली बात। जब उसने कहा, उसने प्रश्न पूछा, कोई टीवी9 का या किसी का कॉरेस्पॉन्डेंट था, उसने पूछा कि भाई आप ये बताएं कि हमारा नुकसान कितना हुआ है। तब उसने ये नहीं कहा था डीजीएओ ने कि नुकसान नहीं हुआ है। उसने कहा था कि अपने नुकसानों का इस परिस्थिति में आज के दिन डिस्कस करना विल बी एडवांटेज एनिमी। ये शब्द है। तो आप
क्यों इस बात को उठा करके ला रहे हैं हर बार? हर चीज जो हर इस प्रकार की कैंपेन जो किसी पार्टी विशेष के द्वारा की जाती है, वो भारत के हित में नहीं है। सर आप आपने देखिए, जब आपने जब देखिए मुझे मैं लगता है बहुत बता सॉरी एक चीज सॉरी। और मैं बताता हूं, एक चीज और, कि जब आप किसी लोगों के साथ बैठते हैं, मतलब पाकिस्तानियों के साथ आप टीवी टीवी डिबेट्स में बैठते हैं, तो उनका यही मकसद, कहते हैं कि भाई तुम कौन हो? तुम्हारा पुराना वो क्या रक्षा मंत्री तो ये कहता है कि हम हार गए, तुम्हारा महाराष्ट्र का पुराना तो हम अपने शत्रु को अपने खिलाफ नैरेटिव बिल्ड करने के लिए पूरा का पूरा मटेरियल दे रहे हैं। सर ये जो आपने मटेरियल नहीं देने की जरूरत है। तो जब मैं कहता हूं कि आप अपोजिशन को हर चीज पर प्रश्न करने का हक है, लेकिन प्रश्न जो किया जाए इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाए कि उसका भारत के राष्ट्रीय हितों पर तो कहीं कुप्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं हो रहा। ये सिर्फ एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है। सर, और आजकल तो सोशल मीडिया पे कोई भी अगर पूर्व मुख्यमंत्री कुछ बोलता है तो वो क्लिप तो अब सोशल मीडिया पे चढ़ती है, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है, और लोग कहते हैं इतना बड़ा व्यक्ति बोल रहा है तो आपका ही राष्ट्र इंटरेस्ट को अफेक्ट होता है। और वो बोला जा रहा है पेटी पॉलिटिक्स, जैसे आपने बोला आपको जो चीजें हो रही हैं वो यूपी इलेक्शन के संबंधित हो रही हैं, बड़ा चुनाव है, हाफ वे इनटू द थर्ड मोदी टर्म है, यूपी अपने में ही बहुत बड़ा चुनाव है। और शायद इसी बात को वहां के मुख्यमंत्री भी मेंशन कर रहे हैं, बाबरी माइंड से डिवाइड सोसाइटी, कि जो ये पूरा डिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं, वोट बैंक को चेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई गाजा के थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, कोई डाउट करके मिलिट्री ऑपरेशन को करने की कर रहा है। तो आई थिंक ही इज आल्सो रेफरिंग टू द सेम थिंग। तो ये तो फिर बहुत बढ़ेगा, राष्ट्र सुरक्षा के नुकसान होगा, यूपी चुनाव आते आते ऐसे बहुत सवाल उठाए जाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आपको मैं यही बताता हूं कि कोई भी काम, कोई भी कुछ भी काम कोई कर रहा हो, कहीं भी कर रहा हो, अगर आप उस काम के प्रति जब कर रहे हैं तो एक अगर आपकी ये रहेगा कि राष्ट्र प्रथम की भावना से अगर आप काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज गलत नहीं होगी। और आज एक बात और मैं बता दूं कि आज के जो लोग हैं वो इस बात को भली भांति समझते हैं। आप देखिए, उनको पता है कि कौन सही कर रहा है। जब मैं समझ सकता हूं, आप समझ सकते हैं कि ये वोट बैंक कंसोलिडेशन का की एक्सरसाइज है, तो बाकी लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जाकर के इनको बहुत ज्यादा लाभ इससे मिलने वाला नहीं है। मुझे लगता है कुछ फेंस सिटर जो है, जो इधर से उधर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उनके अलावा, और उनको भी अगर ये कह रहे हैं, और निश्चित रूप से मैं आपको बता सकता हूं कि ये बात इनकी गलत सिद्ध होगी और ये इनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी, ये भी आप समझ लीजिएगा। देखिए, जो आपको काम, जो सही बात अगर आप बोलेंगे और वो सही बात सही निकलेगी, तब कहीं जाकर के आपकी तरफ झुकाव होगा। ना कि अगर आप कुछ भी, आप ये जो भी ये कहेगा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर पहले दिन हार गया था, उसको कैसे वोट मिल सकता है, आप मुझे बताइए। तो कोई भी प्रकार की जो चीजें होती हैं, वो राष्ट्र हित को हमें लगता है ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हर हर स्टेटमेंट, कई सारे स्टेटमेंट मैं ऐसे बता दूंगा आपको, जो कि वर्बेटिम पाकिस्तान या चीन के वही स्टेटमेंट होते हैं जो नैरेटिव यहां पर गढ़ा जा रहा है। तो वो नैरेटिव भी जो गढ़ा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हो सकता है। इस बात को हमें पूरी तरह से ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हर चीज को एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके आगे बढ़ाने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं। सर मैं लास्ट पार्ट पे मैं ये आना चाहता हूँ, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की ये क्लिप बहुत वायरल हो रही है ट्विटर के ऊपर, जहाँ पे वो बात करते हैं किस तरह रिजीम चेंज की कोशिश की जा रही थी भारत में स्पेसिफिकली, और बहुत बड़ा अमाउंट बोलते हैं वो, मेरे ख्याल से 150 करोड़ के करीब का अमाउंट है, 20-21 मिलियन डॉलर। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is सर अब ये नन लेस देन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बोल रहा है कि भारत में वोटर टर्न आउट मतलब कुछ सिलेक्टेड एरियाज में लोगों को क्या ट्रांसपोर्ट देना था या एड्स चलानी थी, बाहर लाना था, और फिर वो खुद ही बोल देते हैं क्योंकि वो थोड़ा फ्रीली बोलने के लिए जाने जाते हैं कि क्या आप जो पावर में था उसको हराने के लिए ये कर रहे थे। तो मतलब कितना बड़ा प्लान चल रहा था सर। इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक जॉर्ज सोरोस भी आके कहता है कि मेरा $1 बिलियन का फंड है प्रधानमंत्री मोदी को हराने का, क्योंकि वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी थ्रेट है, वो राइजिंग फोर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सर एक तो भारत से नैरेटिव
यू अब्रॉड के लिए, उस तरह की बातें, वो चाहे यूपी चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो, प्लस जो फॉरेन मनी है उसका ये गेम। तो क्या जो बहुत सारी वॉइसेस हैं मीडिया पे, आप अपने अनुभव में देखते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स, आपको लगता है ये भी अलग अलग तरह से पैसा ही फनल हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बने। और इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक आर्टिकल, एक स्टडी हुई थी 1990s में, 1991 92 के आसपास, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तब अमेरिका ने ये आइडेंटिफाई करने की, तब वो बेताज बादशाह हो गए थे पूरी दुनिया के, सोल सुपर पावर। तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी थी कि हमारे पॉसिबल फ्यूचर कंटेंडर्स, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, जो हमारे सामने आके खड़े हो सकते हैं, वो देश कौन कौन से हैं। और भारतवर्ष उनमें से एक था। 3 देश उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए थे। और उसी समय से उनको मालूम था कि किसी ना किसी प्रकार से इस बात को यकीन करना पड़ेगा कि भारतवर्ष उस प्रकार की शक्ति आर्थिक रूप से भी और सामरिक रूप से भी उभर करके ना आए। कई दशकों तक ये चलता रहा, क्योंकि हम इस प्रकार से उभर करके नहीं आए थे। पिछले 1 डेढ़ दशक से भारत जिस प्रकार से आगे बढ़ करके आ रहा है, भारत पूरे विश्व के जो समुदाय के साथ जिस प्रकार से भारत ये हैंडल कर रहा है, भारत की इकोनॉमी चौथे नंबर पे पहुंच चुकी है, भारत की मिलिट्री की ताकत उन्होंने देख ली है, भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो उनको लग रहा है कि उसकी वजह क्या है। और उसकी वजह जो मुझे लगता है, वो इस बात को समझ चुके हैं कि जो स्टेबिलिटी है भारत की सरकार की, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, स्टेबिलिटी। और जो स्टेबिलिटी में जिसमें ताकत है आपकी, आपके पास इतनी शक्ति है कि आप निर्णय ले सकते हैं, चाहे वो 370 का निर्णय हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का निर्णय हो, या कोई और भी निर्णय हो, हर प्रकार का निर्णय आप ले सकते हैं। विश्व में एक अलग स्टैंड अपना ले सकते हैं। एक ही समय में, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, इजराइल के साथ भी संबंध रख सकते हैं, और ईरान के साथ भी संबंध रख सकते हैं, रूस के साथ भी संबंध रख सकते हैं, संवाद रख सकते हैं, और जेलेंस्की के साथ भी संवाद रख सकते हैं। जब अमेरिका का राष्ट्रपति स्विट्जरलैंड में G7 के लिए आता है, तो वो आपके प्रधानमंत्री से मिलता है। ये पूरी जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं अमेरिका को इस बात से तकलीफ थी। और मोर इंपॉर्टेंटली, अमेरिका की जो 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 डीप स्टेट है, उसको इस बात से बहुत बड़ा तकलीफ है कि वो भारत को उभरता हुआ नहीं देखना चाहते। मैं आपको कह सकता हूं दावे के साथ कि जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, और शायद जो अब अमेरिका पाकिस्तान में भी उसको शायद करवाने का प्रयास करेगा, वो तमाम चीजें एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकती हैं। वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। वो नहीं चाहते कि भारत का जो अड़ोस पड़ोस है, या नेबरहुड है जो इंडिया का, वो शांत रहे। वहां पर कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीजें बढ़ती चली जाएं, ताकि उसका सीधा असर भारत के ऊपर पड़े। दूसरी बात यह है कि वो भारत के अंदर इस प्रकार का एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि इस सरकार की ताकत को कम करे। उसका ये भी मैं मान सकता हूं कि उनका पूरा मकसद ये नहीं है कि बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को पूरी तरह खत्म कर दो। उसका मकसद ये भी है कि आप 180 सीटों पर लाके खड़ा कर दो बीजेपी, फिर वो निर्णय नहीं ले पाएंगे, डिपेंडेंट है। आज भी परिस्थिति बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो कॉम्प्रोमाइजिंग है ही। तो मेरा ये मानना है कि ये जो चीज है, वो निश्चित रूप से अमेरिका ने जो उनके मुंह से निकल गई है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। और अमेरिका और चीन भी ये नहीं चाहते कि भारत एक बड़ी शक्ति बनकर उभरे। और जब से ये भारत ने निर्णय लिया है कि एक विकसित राष्ट्र 2047 तक भारत बन करके दिखाएगा, तब से इस चीज को और ज्यादा उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया है। और इस प्रकार का पैसा जो तो निकल करके सामने आ गया है, मुझे पूरा विश्वास है कि इसके अलावा भी बहुत सारा जो अर्थ है वो भारत में बांटा जा रहा है, इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ाए चलाए रखने के लिए। और भारत के अंदर जो जनरल बिपिन रावत कहा करते थे, 2.5 फ्रंट पे भारत को लड़ना है, वो जो आधा फ्रंट है, वो भी कहीं ना कहीं इन लोगों के चंगुल में फंसता है, जिसकी वजह से वो इनकी सहायता करने की कोशिश करते हैं। अन्यथा आप मुझे बताएं कि कैसे कोई पूर्व मुख्यमंत्री एक देश का कह सकता है कि भारतवर्ष पहले ही दिन युद्ध हार गया था।
वो युद्ध जो कि भारत ने जीता है। तो ये तमाम चीजें हैं, इन सब चीजों का इम्पैक्ट भारत की मिलिट्री माइट के ऊपर, भारत की आत्मनिर्भरता के ऊपर, उस पे ये लोग दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा, फिर तो भारत को रोकने के लिए कोई इनके पास जरिया ही नहीं बचेगा। तो ये तमाम चीजें हैं, और ये पूरी तरह से मैं इस बात को मानने को तैयार हूं कि ये उन्होंने किया है, और एक सिस्टमेटिकली वो भारत को अंदर से खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं, करते रहेंगे, ये भी आप समझ लीजिए। और उसके लिए वो सारे भारत के नेबरहुड को इस्तेमाल में ला रहे हैं, चाहे वो नेपाल हो या मालदीव्स हो या श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान, तो खैर है ही जो है वो। तो मेरा ये मानना है कि ये हो सकता है, लेकिन इससे हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम और आप इस बात को समझ रहे हैं, और वो जो लोग हमारी और आपकी बात सुन रहे हैं वो भी इस बात को समझेंगे। और ये जो बाहर से होने वाले इंटरफेरेंसेस हैं भारत में, भारत की राजनीति में, और भारत की सबसे बड़ी ताकत, देखिए भारतवर्ष की ताकत अनेकता में एकता। इसका उदाहरण मैं बता सकता हूं, दुनिया का इकलौता देश है जहां पर की हर माइनॉरिटी, एवरी सिंगल माइनॉरिटी हैज ग्रोन इन साइज, एवरी सिंगल माइनॉरिटी, चाहे वो पारसी हो, जूस हो, जैन हो, कोई भी हो, हर माइनॉरिटी, मुसलमान से लेकर के और जूस, पारसी और इजरायली तक इस देश में फल फूल रही है। ये भी लोगों को पसंद नहीं है, ये भी लोगों को पसंद नहीं है। तो ये जो हमारी ताकत है, इस पर हमला, और ये जो चीज बात कही जा रही है, कभी कभी किसी का मंदिर का, मस्जिद का, कभी इसका कभी उसका, ये जो उठाया जाता है, ये वो इसी चीज के ऊपर हमला करने का प्रयास है जो कि आपकी ताकत बन रहा है। जी सर। सर, भारत का एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है? वोट बैंक पॉलिटिक्स को नेशनल सिक्योरिटी का जामा पहनाना जो कोशिश की जा रही है उसको एक्सपोज करने के लिए, ट्रू मिलिट्री नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव सामने लाने के लिए, एंड ऑल्सो फॉरेन मनी का जो पूरा रोल चल रहा है वो बात करने के लिए, क्योंकि लोगों में ये अवेयरनेस जाना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपका सर बहुत धन्यवाद फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कवरिंग ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद सर।